नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आप देख रहे हैं न्यूज का इकलौता फैमिली शो न्यूज की पाठशाला। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। आज पाठशाला में आपको ज्ञानवापी में एएसआई का जो सर्वे हुआ उसमें अंदर क्या क्या मिला है उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाला हूं। मस्जिद या मंदिर, ज्ञानवापी का पूरा सच बता देने वाली तस्वीरें आज आपके सामने होंगी। आप कहीं मत जाइएगा। वो तस्वीरें जो बता देंगी कि राम मंदिर के बाद काशी में मंदिर बनेगा या नहीं, वो तस्वीरें आज पाठशाला में आपके सामने आएंगी। इसके अलावा बिहार की पॉलिटिक्स का जिक्र होगा। नीतीश ने मन बना लिया है, बिहार में कुछ घंटों में क्या सरकार गिरने वाली है। लालू, नीतीश, अमित शाह सबकी मीटिंग की कंप्लीट जानकारी वाला चैप्टर लाया हूं। किसके यहां क्या मीटिंग हो रही है और क्या चर्चा चल रही है। इसके अलावा नीतीश से पहले लालू खेल कर देंगे क्या, जेडीयू को तोड़ देंगे लालू और तेजस्वी को बनाएंगे मुख्यमंत्री क्या, आज इस पर भी बात होगी। फिर बात होगी कि गर्भगृह में विराजमान होते ही रामलला की मूर्ति बदल गई क्या। रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज ने क्यों कहा यह वो मूर्ति नहीं। एक जीप पर मोदी और योगी 2024 में 400 पार वाला काम कैसे शुरू हो गया और पीएम मोदी ने फ्रेंच दोस्त को घुमाया, 2024 का पूरा माहौल बना दिया। आज इसका चैप्टर भी। लेकिन रोज की तरह पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मुंबई के मीरा रोड पर 21 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। मीरा रोड के बाद मोहम्मद अली रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। मोहम्मद अली रोड पर करीब 40 दुकानों में जो अतिक्रमण किया गया था उसे गिरा दिया गया। बीएमसी के अधिकारियों का कहना था कि मोहम्मद अली रोड पर गिराए गए सभी ढांचे अवैध अतिक्रमण थे। छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई होने लगी। 21 जनवरी को करबधा में साधराम नाम के आदमी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अब प्रशासन ने आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आरोपियों पर एक्शन के आदेश दिए। गौ सेवक साधराम की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व डायरेक्टर बालकृष्ण के ठिकानों पर छापे मारे। छापेमारी में एसीबी को 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, ऐसा पता चला है। 90 लाख कैश मिला है, 32 लाख रुपए की घड़ियां और 2.5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो को बालकृष्ण के 4 बैंक लॉकर्स के बारे में जानकारी मिली, जिसे खोलने के बाद कहा जा रहा है कि और खुलासे हो सकते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नया इतिहास रचा जाएगा। परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता भी शामिल होगा। इस दस्ते की अगुवाई आईपीएस श्वेता सुगाथन करेंगी। इसी साल दिल्ली पुलिस में नए बने महिला पाइप बैंड और ब्रास बैंड भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार का गणतंत्र दिवस नारी शक्ति को समर्पित है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज 2 बड़ी खबरों की बात होगी। पहले आपको बताऊंगा कि ज्ञानवापी में एएसआई को अंदर क्या क्या मिला, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में क्या दिखेगा। मस्जिद या मंदिर, ज्ञानवापी का पूरा सच बता देने वाली तस्वीरें आ गई। वो तस्वीरें जो बताएंगी कि राम मंदिर के बाद काशी में मंदिर बनेगा या नहीं। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार क्या बड़ा खेल करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पाठशाला में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं। ज्ञानवापी परिसर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें बस किसी भी वक्त हमारे पास आने वाली हैं, किसी भी वक्त। और इसीलिए आज पूरी पाठशाला देखिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त हमारे पास ये तस्वीरें बस पहुंचने वाली हैं। एएसआई ने ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे किया था, उस सर्वे में जो सबूत मिले हैं, उसकी तस्वीरें बस थोड़ी देर में हमारे पास होंगी। और जैसे ही वो तस्वीरें हमारे पास आएंगी, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। थोड़ी देर में वो नए एक्सक्लूसिव सबूत और तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि वहां मंदिर या मस्जिद, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। ये ढांचा कब बना, नहीं बना, ये इमारत कब बनी, नहीं बनी, वहां पर निर्माण कब का है, ये सारी बातें एएसआई ने एक 500 से ज्यादा पन्नों के रिपोर्ट में दाखिल की हैं। और इसीलिए वक्त लग रहा है उन तस्वीरों को आने में, उस रिपोर्ट को आने में। जैसे ही अगले कुछ मिनटों में हमारे पास वो तस्वीर आएगी, आपको बताऊंगा कि वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या मिला। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 1600 पन्ने की है और 500 पन्नों में यह दर्ज है कि वहां क्या क्या मिला है।
तो थोड़ी देर में बस आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं, साथ ही ज्ञानवापी में मिले नए सबूत के साथ आज बिहार में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं क्या? आज रात ही बिहार में सरकार गिर जाएगी क्या? या फिर लालू यादव जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? बिहार की खबर भी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। यहां दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग, वहां बिहार में मीटिंग पे मीटिंग, यानी बिहार का भविष्य क्या होगा? काशी में जो ज्ञानवापी परिसर है उसका भविष्य क्या होगा? आज इन दोनों के बारे में आपको पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले, जब तक ज्ञानवापी की तस्वीरें हमारे पास बस पहुंच रही हैं, उससे पहले बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बता देता हूं। नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ये सूत्रों का दावा है। नीतीश के मुद्दे पर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व चर्चा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। बीजेपी में इस वक्त ये चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ आए भी तो सीएम पद बीजेपी के पास रहना चाहिए या नीतीश को सीएम बनाकर रखा जाए। इसी पर पूरी चर्चा चल रही है। अमित शाह के घर पर जो बैठक हो रही है उसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के अलावा बिहार बीजेपी के बाकी बड़े नेता भी शामिल हैं। कल देर रात भी इस मुद्दे पर खुद पीएम मोदी से चर्चा हुई है, बताया जा रहा है। कल रात पीएम के आवास पर मीटिंग हुई थी। बिहार में हलचल को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना केरल दौरा टाल दिया है। यह भी बड़ा संकेत माना जा रहा है कि जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। उन्हें 27 को केरल के दौरे पर जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा केरल नहीं जाएंगे। अमित शाह के घर पर बीजेपी के बड़े नेता बिहार के चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या सियासी नफा नुकसान है, और अगर जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए या नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी पर सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि अमित शाह के घर पर बड़ी मीटिंग चल रही है। लेकिन अब सुनिए कि लालू खेमा क्या कह रहा है। लालू यादव ने बिहार विधानसभा के स्पीकर से बात की है। इससे पहले लालू यादव ने अपने आवास पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के बाकी नेताओं के साथ बैठक की थी। यानी लालू यादव का खेमा भी बहुत तेजी से सारे सियासी समीकरण को पढ़कर अपना काम कर रहा है। स्पीकर से बात की है लालू यादव ने, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो जेडीयू को तोड़ दें और वहां पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं? ये भी प्रश्न उठ रहा है, जिसका जवाब अभी पाठशाला में आपको दूंगा। यानी इस वक्त बिहार को लेकर 3 सवाल सबके मन में घूम रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या नीतीश लालू का गठबंधन टूटने वाला है। सवाल नंबर 2, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। और इन तीनों सवाल के जवाब में तय हो जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है आज की रात या आने वाले दिनों। बिहार में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वहां सरकार गिरने ही वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले ट्वीट किए थे। लालू की बेटी के इन ट्वीट पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए। ये क्या बात हुई बॉस, ऐसा ट्वीट। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि बिहार कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए। बिहार के मंत्री बता रहे थे कि मीटिंग में सबको बुला तो लिए नीतीश कुमार, लेकिन इतना फायर हो गए कि बातचीत ही नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन किसी प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हुई। बैठक के बाद ब्रीफिंग होती है ना भाई, कि कैबिनेट में क्या चर्चा किए। वो जब चर्चा ही नहीं हुई तो क्या ब्रीफिंग करते, तो ब्रीफिंग भी कैंसिल हो गई। इतना नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के जिन ट्वीट पर बड़ा बवाल हुआ, उन ट्वीट में कहा गया था कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। ये लालू की बेटी लिख रही है, तो इसको सीधा कनेक्ट कर दिया गया कि ओ ये तो नीतीश जी के लिए लिख रही है। इसके बाद लालू की बेटी ने एक और ट्वीट किया कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। यह भी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार पर हमला है। फिर लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब ये 3 ट्वीट थे। किसी पे नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्योंकि सबने कहा होगा कि बॉस ये तो लग रहा आप ही पे है। नीतीश कुमार एकदम बमक गए, बॉस ये क्या है, सोर्सेस का। और उसके बाद ये ट्वीट रोहिणी ने डिलीट भी कर दी। लेकिन तब तक तो जो होना था सो हो गया।
माना जा रहा है कि ये सारे ट्वीट लालू की बेटी ने नीतीश कुमार के उस बयान के जवाब में दिए जिस बयान में नीतीश कुमार ने कल ही परिवारवाद पर निशाना साधा। कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आज लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। एक बार वो नीतीश कुमार का बयान भी सुनिए जिसे लालू यादव के परिवार पर अटैक बताया गया था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। अब लालू जी का बेटा वहां डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार खड़े होकर बता रहे हैं कि कर्पूरी जी ने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, इतने वो आदर्शवादी थे। तो लोगों ने कहा कि ओ ये तो लालू जी पे लग रहा है हमला हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक तो चल नहीं रहा दोनों के बीच, ये तो खबरें चल ही रही थी, तो हर आदमी जो है वो कनेक्ट करने लगता है। तो इसलिए ये सब देखकर क्लियर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दुनिया बहुत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या ये दुनिया इतनी बढ़ गई है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी को मंजूर हो जाएंगे? अमित शाह ने, मैंने आपको बताया था, कहा था कि अब तो नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन अभी हाल में कह दिए कि कोई प्रस्ताव आएगा तो सोचा जाएगा। बिहार बीजेपी के कुछ बड़े नेता तो कह रहे हैं कि यह सब लालू नीतीश में शहमात का खेल चल रहा है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। गिरिराज सिंह बिहार के बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। सुनिए उनको एक बार। दो बड़े बड़े बार्गेनर, हार्ड बार्गेनर, ये हार्ड बार्गेनिंग चल रहा है और ये बार्गेनिंग चल रहा है। नीतीश बाबू पहले लालू जी ने डराया, कहा कि उन्होंने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री है। तुरंत उनका मंत्री दिया कि अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। तुरंत दूसरे दिन पिता पुत्र घुटना टेक दिया नीतीश कुमार जी के आगे लालू जी, कि वो डरा देते हैं लालू जी को कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, लेकिन मैके में कोई जगह नहीं है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मैं मैके चली जाऊंगी, ये डराते हैं नीतीश कुमार, लेकिन मैके यानी बीजेपी में कोई जगह नहीं। हालांकि गिरिराज सिंह जो भी कह रहे हो, बिहार बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, दिल्ली से नीतीश कुमार की बात हो गई तो जो फैसला हो जाएगा उस लाइन पर सबको बोलना ही पड़ेगा। आज पटना में हुई बड़ी हलचल के बीच बड़ी बात यह भी रही है कि अमित शाह ने सुशील मोदी को दिल्ली बुला लिया है, जो कि जब बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलकर सरकार होती थी तो यही सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम होते थे, तो इनको दिल्ली बुला लिया गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पटना से दिल्ली पहुंच गए। नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी भी पटना से दिल्ली आए हैं। एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी और केसी त्यागी में बातचीत भी हुई है। अब यह सारा चीज इत्तेफाक नहीं ना होगा बॉस कि केसी त्यागी भी पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं, सुशील मोदी भी पहुंच रहे हैं, सब इत्तेफाकन सबको मन में आया कि आज ही दिल्ली चलते हैं। सम्राट चौधरी जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो भी आपको हालांकि सुनवा देता हूं। बेटा को तो बताता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात में आपके सारे प्रोग्राम बिहार के थे, दिल्ली का कोई कार्यक्रम नहीं था, बुलाया अचानक? नहीं नहीं, एकदम कार्यक्रम था। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे आप? नीतीश अगर आते हैं ये स्वागत करेंगे ना? अब बैठक तो होने दीजिए। नहीं अरे अगर नीतीश जी आते हैं तो स्वागत आप करते हैं? नहीं बैठक तो आप इसी मुद्दे पर करने आए हैं ना, ये तो कह दीजिए। हाँ धन्यवाद। ये चीजें देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर, लेकिन यहां चर्चा चल रही है अमित शाह के घर पर कि इसको करना है तो कैसे करना है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, नीतीश की पलटबाजी की अटकलों के बीच बड़ी खबर यह है कि अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी नेताओं की जो बैठक चल रही है उसमें जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ऑलरेडी शामिल हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं रेणु देवी भी वहां मौजूद हैं। अमित शाह ने सुशील मोदी को भी मिलने के लिए बुलाया है और अब वहां पर जेपी नड्डा पहुंच गए हैं बीजेपी के अध्यक्ष। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बिहार को लेकर
कितने बड़े फैसले को लेकर चर्चा चल रही होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या खबर? अमित शाह के घर सारे बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, अंदर क्या चल रहा होगा या क्या चल सकता है, इसको लेकर सोर्सेस कुछ बता रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी कि बिहार में अब जो है उसका भविष्य, बिहार की राजनीतिक भविष्य तय होना है और आज की रात जो है बड़ी लंबी होने वाली बिहार के सभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के लिए। और इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं, सामने की तरफ मेरे वीडियो जो मनोज, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सामने गृह मंत्री अमित शाह का आवास है। यहाँ पर कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं। उसके पहले सम्राट चौधरी, रेणु देवी और जो वहाँ के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के बिहार के, वो तमाम लीडर्स यहां पर आ चुके हैं। अब जैसा कि आप लगातार बता रहे थे कि पहले भी चूंकि ये पाठशाला है तो केमिस्ट्री की बात भी होती है, मैथ्स की बात भी होती है। तो पहले जो केमिस्ट्री बनी थी जेडीयू और बीजेपी में, क्या एक बार फिर से वो बनेगी, उस बात को लेकर भी यहां पर चर्चा हो रही है। मैथ्स की यदि बात करें तो नंबर्स जो हैं वो तो यदि दोनों की दोनों साथ में आ जाते तो सरकार बन जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हो सकता है कि जो आरजेडी के तमाम लीडर्स हैं, लालू यादव, वो जेडीयू में कहीं सेंधमारी ना कर दें, तो वो भी एक दृष्टिकोण है। लेकिन बीजेपी क्या मुख्यमंत्री पद खुद चाहती है या एक बार फिर से वो नीतीश कुमार पर भरोसा करके उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, इसी बात पर यहाँ पर ठीक है हिमांशु, आप वहां डटे रहिए क्योंकि कभी भी वहां से कोई और बड़ी खबर आ सकती है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे सहयोगी साकेत भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। पटना में क्या हलचल है? लालू परिवार के बीच क्या चल रहा है? नीतीश कुमार कहां हैं इस वक्त? इसके लिए हम साकेत के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर फैसला दिल्ली को ही करना है तो नीतीश कुमार को पता है कि संकेत किसे देने हैं और पिछले कुछ दिनों से वो यही काम कर रहे हैं। पहला संकेत नीतीश कुमार ने यह दिया कि भारत सरकार ने बिहार के बड़े ओबीसी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। दूसरा संकेत नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। 29 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार आएगी और पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब उनके शामिल न होने की खबरें आ रही हैं। तीसरा संकेत नीतीश कुमार ने दिया कि 4 फरवरी को झारखंड का दौरा रद्द कर दिया। 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और वो बिहार के बेतिया में एक रैली करेंगे। तो इसको भी संकेत माना जा रहा है कि जब पीएम वहां पर पहुंचे तो सीएम वहां मौजूद रहे। ये प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार, यानी अपने तरफ से पूरे संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं कि भैया हम तो, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई वो तैयार हैं वापसी के लिए। लेकिन क्या बीजेपी दरवाजे खोलेगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। नीतीश कुमार की इच्छा तो दिख रही है, बीजेपी भी हल्का हल्का संकेत दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सियासी मिलन किन शर्तों पर होगा। बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तें मानेंगी या नीतीश कुमार को बीजेपी की शर्तें माननी होगी, क्योंकि जरूरत दोनों को एक दूसरे की। अब झुकेगा वही जिसकी जरूरत बड़ी होगी। नीतीश कुमार ये चाहते होंगे कि वो गठबंधन किसी के साथ भी करें, लेकिन सीएम की कुर्सी पर वही बैठे। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने पर तैयार होगी, इसको लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन यह बात भी है कि अभी 2024 का चुनाव भी है और बीजेपी ये भी चाहती होगी कि वो किसी भी राज्य में कमजोर ना पड़े, क्योंकि 400 पार का मिशन है, तो वो भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। बिहार में एक बात यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। विधानसभा भंग करने का मतलब है सरकार का गिर जाना और फिर से चुनाव होना। लेकिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार तभी करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि बीजेपी उन्हें किसी भी हालत में फिर से सीएम की कुर्सी नहीं देने वाली। और नीतीश कुमार को यह डर होगा कि कहीं लालू प्रसाद यादव खुद से बहुमत का जुगाड़ न कर लें, क्योंकि भाई मान लीजिए बीजेपी के साथ नहीं गए और लालू यादव ने जेडीयू तोड़ दी, तब अगर बहुमत का जुगाड़ लालू प्रसाद यादव करेंगे तो वो नीतीश कुमार की पार्टी की कीमत पर ही होगा। इसलिए बिहार विधानसभा भंग करने की बात हो सकती है, क्योंकि आप अभी बिहार का कैलकुलेशन देखेंगे तो बिहार का गणित आपको समझा देता हूं। बिहार का गणित क्या इशारा कर रहा है, किसकी तरफ पलड़ा जो है वो झुक सकता है, वो आप देखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकलौता मामला है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ही साथ आ सकते हैं, वहां दूसरे खेल की भी संभावना है। कुल सीट बिहार विधानसभा में कितनी है? कुल सीट बिहार विधानसभा के अंदर 243 है और इसमें महागठबंधन जो है, इसमें बिना नीतीश अगर आप देखेंगे
यानी अगर नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए तो बिना नीतीश कुमार के इसमें सीटें कितनी बैठती हैं? आरजेडी 79, इसी में अगर आप देखिए कांग्रेस हो गई 19, आरजेडी 79 और लेफ्ट जो है उसके पास है 16 सीट। यानी इन तीनों को मिला दीजिए तो यह आंकड़ा बैठता है कुल 114। और बहुमत के लिए आंकड़ा क्या है? बहुमत के लिए है 122, यानी इनके पास 8 सीट कम है। अगर नीतीश कुमार इनसे निकल जाते हैं तो 8 सीट कम, बहुमत से 8 सीट कम। इसमें अन्य जो हैं वो 2 हैं, तो अगर वो 2 भी चले गए तो भी नहीं हो पाएगा। एक तो ओवैसी का विधायक है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और उन्हें सीएम बनाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिएगा जेडीयू के पास कितनी सीटें हैं? जेडीयू की सीटें हैं 45 और बीजेपी के पास बिहार में कितनी सीटें हैं? बीजेपी के पास है 78। मांझी जो है, मांझी की जो पार्टी है हम, उनके पास कितनी सीटें हैं? उनके पास है 4। तो अगर ये मांझी प्लस जेडीयू प्लस बीजेपी कर दीजिए तो ये गठबंधन बन जाता है 127 और आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 122, यानी आराम से काम हो जाता है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात पर राजी नहीं हुई और लालू के साथ भी नीतीश की बात नहीं बनी तो फिर नीतीश के पास चारा यही होगा कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें और चुनाव में अकेले उतरें। लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला होगा और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार में इस उठापटक के बीच यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने में लगे हों और यह सब उसी का नतीजा हो, क्योंकि अचानक लल्लन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। जेडीयू के अंदर कई लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और कुछ लोग आरजेडी के साथ ही रहना चाहते हैं, यह कहा जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही जाने पर फायदा है, आरजेडी के साथ नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी के जीते हुए सांसदों को इस बात की भी चिंता है कि कहीं इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग में उनकी सीट ना कुर्बान कर दी। इसलिए जेडीयू की तरफ से लगातार कहा गया कि वो तो अपनी पुरानी जीती हुई सीटों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जेडीयू के सभी सांसद बीजेपी के साथ गठबंधन में जीते थे, यानी नरेंद्र मोदी की लहर में जीते थे और 2019 के बाद से नीतीश कुमार कमजोर ही हुए हैं। इस वक्त बिहार विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग में 16-17 सीटें सिर्फ जेडीयू को कोई देना नहीं चाहेगा। इसलिए आप देखिए कि बिहार में अब तक सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई, जबकि बिहार का मामला सबसे आसान लग रहा था। अब अगर नीतीश कुमार को उनके मन मुताबिक सीट शेयरिंग नहीं मिली तो उनके लोग नाराज होंगे और पार्टी छोड़ने का डर उनके सामने है। अगर बीजेपी में जाते हैं तो नीतीश कुमार कुछ हद तक पार्टी में बिखराव को रोक पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें समझौता करना होगा। अब वो सीएम पद का समझौता होगा या फिर लोकसभा सीटों का समझौता होगा कि चलिए बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़ने देंगे, ये नीतीश कुमार को तय करना है। क्या हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा? जेडीयू का इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगा? इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पूरी सियासत पर जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता सब सही है, हम इतनी बढ़िया रैली हुई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, वाराणसी ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर बड़ा अपडेट आ गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि पुरानी इमारत पर मस्जिद बनी हुई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह दावा किया है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका कहना है कि एएसआई ने माना है कि अभी जो ढांचा है वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था। ये एएसआई ने मान लिया है अपनी रिपोर्ट में। यानी जो हिंदू पक्ष कह रहा था कि मंदिर के ऊपर यह मस्जिद खड़ी की गई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह बात मान ली है कि वहां पर हिंदू मंदिर मौजूद था और उस ढांचे पर मस्जिद बनी हुई है। एक बार सुनिए विष्णु जैन को। एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है। एएसआई ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया।
नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। ये खंबे जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो विष्णु शंकर जैन जो बड़े वकील हैं, जो इस मामले में हिंदू पक्ष को रख रहे हैं, जो इस मजबूती से इस पूरे केस को लड़ रहे हैं, वो एएसआई की रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं कि उसमें साफ साफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो मस्जिद वहां पर अभी खड़ी है उसमें पहले से बने हिंदू मंदिर के हिस्से का इस्तेमाल किया गया है उस मस्जिद को बनाने के लिए। यानी वहां पहले हिंदू मंदिर मौजूद था, जो कि साफ साफ दिखता भी है पश्चिमी दीवार पर। तो अब से बस थोड़ी देर में तस्वीरें भी हमारे पास आ जाएंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा एएसआई सर्वे की। लेकिन एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का दौरा रद्द हो गया है। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी का मुंबई दौरा रद्द। समस्तीपुर से पटना पहुंच रहे हैं महेश्वर हजारी। यानी बिहार में जबरदस्त हलचल है। बिहार में कभी भी कुछ भी बड़ी खबर आ सकती है। एक बार चलते हैं साकेत के पास जो पटना में मौजूद है, हमारे सहयोगी। साकेत, क्या खबर मिल रही है पटना में इस वक्त, क्या हो रहा है? लालू यादव के खेमे में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार कहां है? वहां पटना में क्या चल रहा है? देखिए, जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम सुशांत जी, पटना में बिहार की जो राजनीति में उठापटक चल रहा है वो लगातार बदल रहा है। एक एक करके नेताओं को पटना बुलाया जा रहा है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या फिर आरजेडी के नेता। क्योंकि आज लगभग 3 घंटे, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जेडीयू के तमाम जो बड़े, जो निर्णय लेने वाले नेता है, जो पहले रो के जो नेता है, उन तमाम नेताओं की बैठक हुई नीतीश कुमार के साथ, जिसमें संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह, ये तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में भी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक हुई और आरजेडी ने भी अपने नेताओं को पटना में रहने के लिए कहा है, विधायकों को। तो ऐसे में अब क्या राजनीतिक रंगत बदलेगी बिहार की, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, क्योंकि अब ये साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब इस बार जो फैसला लेना है वो बीजेपी को लेना है और बीजेपी भी इसमें कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी इस बार ये चाहती है कि इस बार अगर सरकार बनती है बिहार में, एनडीए की, नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में होती है, तो वो बीजेपी के शर्तों पर हो, ना कि नीतीश कुमार के शर्तों पर। यानी साफ है कि भाई बिहार में बीजेपी ये चाहती है कि उसकी शर्तों पर गठबंधन हो अगर नीतीश कुमार को वापस लेना है। और वो शर्तें जो होंगी उसमें प्रमुखता से कहा जा रहा है कि ये हो सकता है या तो बीजेपी कहेगी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाइए, और नहीं तो लोकसभा में साथ में मिलकर लड़िए, लेकिन सीटें आपको बहुत कम देंगे। अब इसीलिए अमित शाह के घर पर मीटिंग चल रही है, वहां पटना में बड़ी हलचल है। आपको लगातार पटना और दिल्ली में बिहार को लेकर क्या चल रहा है ये बताता रहूंगा। इस बीच इंडी गठबंधन से न बिहार संभल रहा है न दूसरे ऐसे राज्य जहां पर इंडी गठबंधन की पार्टियों की सरकार है। बंगाल को ही देख लीजिए, वहां पर ममता बनर्जी और कांग्रेस का बड़ा टकराव चल रहा है। इस टकराव के बीच ही आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बंगाल पहुंच गई। बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा तब पहुंची है जब ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात को लटका रही है और इतनी सीटें मांग रही है जितनी सीटों की हैसियत कांग्रेस की है नहीं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी लगातार ममता बनर्जी पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच आज जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल पहुंची तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कुछ नहीं कहा और कल ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ किसी तरह के गठबंधन नहीं होने का ऐलान किया। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंटर हो।
अब आप देखिए, वहां पर यात्रा तो पहुंच गई। उधर राहुल गांधी और असम के सीएम के बीच पिछले कुछ दिनों से जो भयंकर झगड़ा चल रहा है वो आज भी जारी रहा। असम के सीएम ने तो आज राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अपना बॉडी डबल, यानी उन्हीं की तरह दिखने वाले किसी व्यक्ति को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे फिल्मों में डुप्लीकेट नहीं होता है, वैसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी चल रहे हैं और उनके जैसे दिखने वाला एक और आदमी साथ में चल रहा है। और हिमंता का दावा है, असम के मुख्यमंत्री का, कि वही व्यक्ति बस में आगे बैठकर भीड़ का अभिवादन करता है और राहुल गांधी बस के अंदर बैठकर आराम करते हैं। असम के सीएम ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है। सीएम हिमंता ने अपने मोबाइल पर एक व्यक्ति की फोटो दिखाई और दावा किया कि यही व्यक्ति राहुल गांधी का बॉडी डबल या कह लीजिए कि डुप्लीकेट है। एक बार सुनिए असम के सीएम क्या आरोप लगा रहे हैं। कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में, मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। ने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है? अब ये हिमंता का दावा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं कि वो दावा कितना सच्चा है और कितना नहीं। लेकिन राहुल गांधी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं। फिलहाल इंडी गठबंधन में ऐसे भी नेता हैं जो डबल राजनीति कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं। राम मंदिर की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात है, जबकि यही अरविंद केजरीवाल पहले राम मंदिर का एक तरह से विरोध करते थे। ये कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए, नहीं कि लोग कहते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य के सिद्धांतों पर चलने की बात कर रहे हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल कैसे राम भक्ति में डूबे हुए दिख रहे हैं। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। तो अब अरविंद केजरीवाल बहुत खुश हैं प्राण प्रतिष्ठा देखकर रामलला की। सबकी अपनी अपनी राजनीति चल रही है और पॉलिटिक्स में है तो ये राजनीति तो वो करेंगे। लेकिन पाठशाला में अब राम मंदिर में हुए चमत्कार के दावे का चैप्टर। क्या गर्भगृह में विराजमान होते ही रामलला की मूर्ति बदल गई? रामलला को गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने क्यों कहा कि यह रामलला की वो मूर्ति नहीं? अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है। एक ही वाक्य में आए इन 3 शब्दों से पूरा देश अभिभूत। करोड़ों राम भक्तों के लिए यह अलग अनुभूति है जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। न जाने कितने बलिदानों और संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में विराजे। रामलला के दर्शन और आशीर्वाद की भावना लिए लाखों राम भक्त लगातार अयोध्या आ रहे हैं। न ठंड की चिंता है, न भीड़ की टेंशन है। कोई नहीं कह रहा कि बहुत इतनी भीड़ है बाद में जाएंगे, सबको लग रहा है बस अभी चले। मन में रामलला के दर्शन की कामना लिए हुए लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की आस्था के बीच एक दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में चमत्कार हो गया है। कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होते ही रामलला की मूर्ति बदल गई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति अलग थी। रामलला की मूर्ति में अपने आप बदलाव हुआ है। रामलला की मूर्ति पहले से ज्यादा जीवंत हो गई है। यानी जैसे ही प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस मूर्ति की, इसका मतलब रामलला उसमें आ गए, विराज गए। तो अब यह दावा किया जा रहा है कि यह मूर्ति पहले से ज्यादा जीवंत दिख रही है। और यह दावा कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की तस्वीर वायरल हुई थी। अब यह कहा जा रहा है कि गर्भगृह में विराजमान रामलला पहले वाले रामलला नहीं है। मतलब मूर्ति वही है, लेकिन जिन्होंने मूर्ति बनाई उनको भी लग रहा है कि बहुत ये तो अद्भुत करिश्मा जैसा लग रहा है। और मैंने आपको बताया कि मैं तो वहां गया था, मैंने सामने से देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अभी रामलला बोल पड़े। लेकिन आप दोनों तस्वीरें देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीर और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की तस्वीर, और दोनों तस्वीरों को साथ में देखिए, आपको डिफरेंस खुद लगेगा। पहले की तस्वीर देखिए और अब की तस्वीर देखिए, दोनों में आपको खुद लगेगा कि जो अब तस्वीर है सेम मूर्ति, लेकिन अब वाली तस्वीर में रामलला ज्यादा जीवंत दिख रहे हैं। यह बात कैसे शुरू हुई और इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की जो तस्वीर वायरल हुई थी वो अरुण योगीराज ने बनाई और गर्भगृह में भी वही मूर्ति स्थापित की गई। मतलब मूर्ति चेंज नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की तस्वीरें शेयर करके दावा किया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति बदल गई। देखिए, इस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों ही तस्वीरों में रामलला हैं, दोनों तस्वीरें सही में अलग दिख रही, रंग से लेकर आंखों तक सब कुछ अलग दिख रहा है। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने आप बदल गए। एक तस्वीर और भी है जिसमें रामलला की मूर्ति पूरी दिख रही, वो तस्वीर भी दिखाई। एक मूर्ति बिना श्रृंगार के है और दूसरी पूरे श्रृंगार में। ये तो आपने क्लोज शॉट देखा। अब जरा फुल फ्रेम वाली दिखाइए जिसमें पूरी मूर्ति दिख रही है, ये देखिए, और मतलब मूर्ति का ज्यादा हिस्सा दिख रहा है। इसमें आप देखिए पहले और अब में फर्क देखिए, दोनों में अंतर साफ दिख रहा है भाई। पहले देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और दाहिनी तरफ जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हर आदमी कह रहा है कि भाई सेम मूर्ति अलग कैसे दिखने लगी प्राण प्रतिष्ठा होते ही। यही तो लोग कह रहे हैं कि चमत्कार हुआ है, यानी प्रभु आ चुके हैं। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने भी मूर्ति को लेकर एक बयान दिया, जिससे मूर्ति बदल गई वाली थ्योरी को और हवा मिली। मूर्ति बदल गई मतलब मूर्ति का जो रूप था वो बदल गया। अरुण योगीराज जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। अरुण योगीराज ने जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उन्होंने कहा कि इसे महसूस भी किया। अरुण योगीराज ने गर्भगृह में मौजूद लोगों को भी यह बताया। जो बना रहा है वो खुद कह रहा है बॉस कि पूरी आभा ही बदल गई मूर्ति की गर्भगृह में पहुंचते प्राण प्रतिष्ठा होते। योगीराज ने कहा कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया। अब जब मूर्ति बनाने वाला ही कह रहा है कि मूर्ति कुछ बदली बदली सी दिख रही है, तो बाकियों का क्या ही कहना। जिसने बनाया है भाई, जिसकी पूरी मेहनत है, वो व्यक्ति कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होते और गर्भगृह में मूर्ति पहुंचते मूर्ति का पूरा रूप ही बदला हुआ दिख रहा है। अरुण योगीराज ने जो कहा उसका भाव क्या था वो आपको आगे बताऊं। पहले ये बताते हैं कि रामलला की मूर्ति बदलने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाली मूर्ति अधूरी थी, पूरी तरह से तैयार नहीं। रामलला की मूर्ति की पहले वाली तस्वीर में आंखें नहीं बनी। आंखें बनने के बाद रामलला की मूर्ति जीवंत दिखने लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला पूरे श्रृंगार के साथ गर्भगृह में विराजमान हुए। पहले वाली मूर्ति की तस्वीर गर्भगृह के बाहर ली गई थी, उसमें ज्यादा लाइट पड़ रही, यानी कुछ चीजें उसमें कम बनी हुई है, ये भी सच्चाई। लेकिन खुद योगीराज कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मूर्ति नहीं बनी थी। 90% 95% तो बनी गई थी। बदलाव तो लग रहा है, महसूस हो रहा है। यानी दोनों ही मूर्तियां कंप्लीटली एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि रामलला की मूर्ति बदल गई है, बदलाव आया है तो भाव में। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला स्थापित हुए तो मूर्ति बिल्कुल जीवंत लग रही थी। और यही बात अरुण योगीराज भी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई, बल्कि भगवान ने खुद ये मूर्ति उनसे बनवाई है। सुनिए मूर्ति बनाने वाले योगीराज को। अभी तक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि नॉर्मली हमारा काम हमको बहुत इजीली पता कर सकता है, मगर उस दिन मैं बैठ के मेरे साथ 2-3 प्रीस्ट भी था। उस वक्त इमीडिएटली ऐसा हो गया मेरे को ये काम मेरा नहीं है। एंड अभी तक मेरे को उसका उत्तर नहीं मिला है। शायद क्या कह सकते हैं, मैं आई कैंट से दैट इज वॉट डन बाय मी। मैं किया तो ये गलत बात है, वो करवाया, दैट इज द राइट वर्ड आई थिंक। और ये भाव सिर्फ अरुण योगीराज का नहीं है, करोड़ों राम भक्त भी यही महसूस कर रहे हैं कि रामलला एकदम जीवंत हो गए। अरुण योगीराज ने रामलला की जैसी छवि गढ़ी है वो बहुत सुंदर है। पूरे देश में अरुण योगीराज की तारीफ हो रही है। बालक राम की मूर्ति में 5 वर्षीय बालक की छवि है।
मोहक मुस्कान है, आंखें ऐसी कि बस देखते ही रह जाए आदमी, और सूर्यवंशी राम का तेज। भक्ति का भाव ऐसा है कि लोग रामलला को मूर्ति नहीं साक्षात प्रभु राम मान रहे हैं। सुनिए एक बार। मतलब इतना अट्रैक्टिव था, मतलब देखते ही रह गए, मंदिर को, मूर्ति को देखते ही रह गए, आंख हटा भी नहीं पाए वहां से। दोनों में से जो देखे हैं, अभी देखने में ऐसे लग रहे हैं राम जी हमसे बोल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है। बहुत खुश हूँ जो राम लला का दर्शन हुआ। भगवान को देख के आंखों में से आंसू आ गए। इतनी प्यारी और सुंदर और दिल को छू जाने वाली मूर्ति थी। बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात भगवान हमारे सामने, साक्षात भगवान का प्रकट हुई। दिव्य, अति दिव्य, आंखों में आंसू आते हैं और बस भक्तों का ये सपना साकार हो गया। देखिए अंदर जो भगवान है ना, इतना भगवान का पूजन हो रहा है, भगवान का मंत्रों के साथ उनका पूजन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इतने लाखों करोड़ों भक्त हिंदू जो भी पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में हैं, वो जय श्री राम बोल रहे हैं। तो भाई राम तो जब अपना तेज दिखाएंगे, कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा। सर हम क्या बोले, कुछ बोलने को नहीं है, इतना तेजस्वी मूर्ति है सर, बात मत पूछो, बस इतना हम खुश हो गए, बात मत पूछो। पहले तो पत्थर था, पत्थर में से वो राम भगवान की मूर्ति बनी, जो उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो उसमें स्वयं राम प्रभु विराजमान हो गए। जो दिल में और जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो बाहर नहीं मिलती है, वो राम प्रभु आ गए तो ये मिलती है सब। आप ये भी देखिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए भक्त कैसे बड़ी संख्या में उमड़े। देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं। लोग अकेले आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र से आए राम भक्तों का ये ग्रुप देखिए, महाराष्ट्र से आए राम भक्तों का समूह ढोल और नगाड़ों के साथ राम मंदिर पहुंचे। भक्तों के हाथ में भगवा झंडा, मंदिर के प्रांगण में भक्तों ने जमकर प्रभु राम की जय जयकार की। देखिए वहां का माहौल एक बार। मतलब जो पहुंच रहा है ना राम मंदिर में दर्शन के लिए, उसका अलग ही भाव दिखता है। लाखों लाख भक्त राम मंदिर आ रहे हैं और इसी के साथ राम मंदिर की दान पेटियां भी बढ़ती चली जा रही है। राम भक्तों के अंदर यह भाव है कि भगवान राम के लिए क्या न अर्पित कर दे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में 10 दान काउंटर खोले गए। 22 जनवरी और 23 जनवरी कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान और चढ़ावा आया। 22 और 23 2 दिन के अंदर 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ा दिया। 22 और 23 जनवरी को करीब 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ेगी और उसी के साथ राम मंदिर को मिलने वाला दान और चढ़ावा भी बढ़ता चला जाएगा। आप सोचिए ना, 2 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा का दान आ गया, यानी रामलला के आते ही नोट बरस रहे हैं। जिस तरह से राम भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जैसा दान मिल रहा है, अगर उसे कैलकुलेट करें तो अयोध्या का राम मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक बन सकता है। अभी 8 लाख श्रद्धालुओं से अगर राम मंदिर में 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया है, सालाना कहा जा रहा है कि 10 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। एक साल में ही कुल 400 करोड़ का दान चढ़ावे में आ सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। मुंबई के सिद्धि विनायक में सालाना 100 करोड़ का दान आता है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में सालाना 300 करोड़ का चढ़ावा और दान आता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सालाना 250 करोड़ का दान और चढ़ावा आता है। लेकिन राम मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि पहले ही साल संभव है कि 400 करोड़ रुपए का दान आ जाए, चढ़ावा आ जाए। लेकिन ये सारे मंदिर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सालों पहले से बने हुए, जबकि राम मंदिर तो अभी बना है। आने वाले समय में भक्तों की संख्या और चढ़ावे की रकम कहां जाएगी, आप सोचते चलिए। लेकिन ये तो मंदिर में चढ़ावा है। जितने भक्त आएंगे उतने ही भक्त अयोध्या में रोजगार भी पैदा करेंगे। भाई आएंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं ठहरेंगे, कहीं खाएंगे,
सोचिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश में क्या ही अद्भुत माहौल हो। लेकिन अद्भुत माहौल की बात कर रहा हूं तो 2024 में भी जबरदस्त माहौल होगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, एक जीप पर मोदी योगी। 2024 में 400 पार वाला काम कैसे शुरू हो गया और पीएम मोदी ने फ्रेंच दोस्त को घुमाया, 2024 का पूरा माहौल बनाया क्या, अब इसका चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की एनर्जी और स्ट्रैटेजी को समझना आसान काम नहीं है बॉस। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन सीटों के बंटवारे पर लड़ भिड़ रहा है, वहीं पीएम मोदी ने मिशन 2024 के लिए 400 पार वाली रणनीति पर काम शुरू कर दिया। आज पीएम मोदी ने एक ही दिन, मतलब क्या नहीं किया, आप देखिए उनका शेड्यूल कैसे बिजी रहता है। आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर से बात की। ये युवा वोटर 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वाले। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर में बुलंदशहर पहुंच गए यूपी, जहां उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी के साथ सीएम योगी ने एक रोड शो भी किया। दोनों एक ही जीप पर नजर आए। बुलंदशहर वो जगह है जहां से पश्चिमी यूपी, दिल्ली और हरियाणा की 31 लोकसभा सीटों पर डायरेक्ट मैसेज जाता है। इसके बाद आज शाम होते होते पीएम मोदी जयपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक शानदार रोड शो किया। अपने फ्रेंच दोस्त को जयपुर में घुमाकर पीएम मोदी ने पूरे राजस्थान में माहौल बना दिया। विपक्ष को यह समझ ही नहीं आ रहा कि पीएम मोदी ने मैक्रों को अहमदाबाद की जगह आखिरकार जयपुर क्यों बुलाया। ये सारी बातें भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन शुरुआत बुलंदशहर से करते हैं। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पीएम मोदी ने यूपी में पहली रैली की। पीएम सड़क मार्ग से रैली के लिए बुलंदशहर पहुंचे। पीएम खुली जीप में रैली के लिए बनाए गए मंच तक गए। इस दौरान उन्होंने रैली के लिए उमड़ी भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जीप में पीएम मोदी के साथ खड़े थे, पीछे पीछे। मंच पर सीएम योगी ने रामलला की मूर्ति देकर पीएम मोदी को सम्मानित किया। यह देखिए, रामलला की मूर्ति दी गई नरेंद्र मोदी को। रैली में पीएम मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना भी पूरा करना है। सुनिए बुलंदशहर की रैली में पीएम ने कैसे अपना संदेश दिया। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी ने बुलंदशहर के विकास के लिए करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों स्टेशन से मालगाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाई। पीएम ने फिर मथुरा पलवल ब्लॉक और चिपियाना बुजुर्ग दादरी ब्लॉक को जोड़ने वाली चौथी लाइन का भी उद्घाटन कर दिया। कई सड़क विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किया और ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का लोकार्पण किया। बुलंदशहर को हजारों करोड़ की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने रैली में मौजूद लोगों को मोदी की गारंटी के बारे में भी बताया। पीएम मोदी की गारंटी विकास की 100% गारंटी है, ये कहा। साथ ही पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को असली सेक्युलरिज्म का मतलब भी समझाया। सुनिए एक बार। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द देश के हर नागरिक को उसके लिए बनी सरकारी योजना का लाभ मिले। आज देश मोदी की गारंटी को
गारंटी पूरा होने की गारंटी मांगता है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। गरीब किसी भी समाज में हो, उसकी जरूरतें उसके सपने समान है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, टाइम्स नाउ नवभारत के पास, हमारे पास वाराणसी ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी आ चुकी है। एएसआई ने माना है कि पुरानी इमारत पर मस्जिद बनी, जो वकील विष्णु शंकर जान कह रहे थे। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इस रिपोर्ट की कॉपी, टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव कॉपी। और अभी जो ढांचा वहां पर है, वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था। वकील विष्णु शंकर जैन ने इसकी लाइनें पढ़कर जो बताई, वो लाइनें अभी मैं भी आपको पढ़कर बताऊंगा। इस रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा है आपको बताऊंगा। इसमें रिपोर्ट में विष्णु शंकर जैन का दावा है कि लिखा हुआ है कि मस्जिद से पहले वहां हिंदू मंदिर था। एएसआई रिपोर्ट मंदिर के पुराने खंबे का मस्जिद बनाने में प्रयोग हुआ, यह भी दावा कर रही है। पाठशाला में, न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले हम आपको ज्ञानवापी में जो एएसआई सर्वे हुआ उसके रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहे हैं। फुल फ्रेम स्क्रीन पर डालिए, एक बार दिखाइए दर्शकों को। ये वो रिपोर्ट है जो सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। इस रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या वहां दिखा, क्या नहीं दिखा। तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन इन कागजों में विष्णु शंकर जैन बता रहे हैं कि साफ लिखा है कि वहां पहले हिंदू मंदिर मौजूद था, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद होने की बात है। यानी पहले हिंदू मंदिर और उसके स्ट्रक्चर पर जो है, वहां पर मस्जिद को जब खड़ा किया गया तो उस स्ट्रक्चर का, उस मंदिर के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है। तो जो पश्चिमी दीवार है उसको लेकर जो दावा था कि भैया ये वही दीवार है जो मंदिर की थी, और वो मस्जिद की दीवार कैसे बन गई अगर वहां मंदिर नहीं था, ये बात भी रिपोर्ट में दिख रही है। साथ ही वहां एक पुराना कुआं भी मिला है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाठशाला में हमने आपको सबसे पहले बताया था ज्ञानवापी परिसर का एक एक सच। और अब नवभारत के पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें एएसआई ने माना है कि जो वहां पर ढांचा है वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था। यानी जिसे आज की डेट में आप ज्ञानवापी मस्जिद कुछ लोग कहते हैं, वहां पर बड़ा हिंदू मंदिर था। और मैं आपको ये एएसआई की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है, जरा ये पढ़कर दिखाइए, जरा जूम करके दिखाइए। इस रिपोर्ट में साफ साफ पेज नंबर 131 पर लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़िए। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure। यानी अभी जो वहां पर स्ट्रक्चर मौजूद है उसके पहले वहां एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। यह बात खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी उस रिपोर्ट में कह रहा है, जिसको उसने अभी कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश पर तैयार किया। सारे साइंटिफिक एविडेंस तैयार किए और उसके बाद इन पन्नों में लिखा है, आप देखिए इसमें यह भी लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर अपीयर्स टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड। यानी जो वहां बड़ा हिंदू मंदिर था वो डिस्ट्रॉय हुआ 17वीं शताब्दी में। यह लिखा है इसमें, स्ट्रक्चर अपीयर्स टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द 17th century ड्यूरिंग द reign ऑफ औरंगजेब। यानी औरंगजेब के शासनकाल के समय वहां भव्य मंदिर तोड़ा गया। एंड पार्ट ऑफ इट वॉज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख रहा है कि जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है
वहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। वो खुद कह रहा है, एएसआई कह रही है कि वहां भव्य बड़ा हिंदू मंदिर था जो 17वीं शताब्दी में लगता है कि तोड़ दिया गया जब औरंगजेब का राज था। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उस मंदिर के हिस्से का इस्तेमाल किया गया मस्जिद को खड़ा करने के लिए। और इसीलिए इन रिपोर्ट के हिस्सों को, इस विस्फोटक हिस्से को सुनने के बाद आज भी लोग कहेंगे कि वहां कोई भी दावा नहीं बनता हिंदू पक्ष का। आज भी लोग क्या बेशर्मी से इस बात को डिफेंड करेंगे कि हिंदू जो हैं उन्हें वर्शिप एक्ट को फॉलो करना चाहिए। आप सोचिए, क्यों नंदी देख रहे थे उस तरफ? इसलिए देख रहे थे बॉस, ये लिखा है इसमें, नंदी उस तरफ इसलिए देख रहे हैं, भाई वहां पे मंदिर था। नंदी क्यों उस तरफ देखेंगे जब वहां कुछ होगा ही नहीं? और ये देखिए, हमने पाठशाला में सबसे पहले आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखाई है, और ये रिपोर्ट और भी सच रखती है। इसमें कई तस्वीरें भी हैं, अंदर क्या क्या मिला है वो सब भी आपको दिखाएंगे।